हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ गया है आपके पास, आपके साथ, अब आपके लक्ष्य की ओर सफलता पहुंचाने के लिए। ठीक है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, वह है अब बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों का जो टेंशन रहता है, जो स्ट्रेस रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी टफ हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में ये होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में वो होते हैं, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आइकॉनिक स्टूडेंट्स निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी के साथ आइकॉनिक स्टूडेंट्स रेगुलर आपका एक लेक्चर ले रहा है प्रतिदिन, जो कि आपका सिलेबस टाइम पे कवर किया जाए। साथ में आपको घर बैठे रिवाइज करने के लिए आइकॉनिक स्टूडेंट की ओर से नोट्स तक अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। तो अब कोई समस्या नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का यह पहल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और अब अपने लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक अच्छे मार्क आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो आप आइकॉनिक स्टूडेंट से जुड़े रहें, इसे थोड़ा समय दीजिए। विश्वास करवाता हूँ मैं कि आपको अपने लक्ष्य की ओर पहुँचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थोड़ा विश्वास कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू समाजवाद और साम्यवाद, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इसका 2 लेक्चर ऑलरेडी ले लिया गया है। तो आप सब ने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर पहले वाले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, या उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, तरह तरह की कुछ हम लोग बातें किए थे। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ देख लीजिए। और एक बात कि हम लोग जो है सिविक्स का पूरा एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं। सिविक्स आपका क्लास 10th का पूरा कवर हो चुका है और क्लास 10th का ज्योग्राफी भी पूरा कवर कर दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्लास 4 बजे शाम को चल रहा है और हिस्ट्री का क्लास 10 बजे। तो आप लोग बिना अब्सेंट किए हर रोज़ टाइम पे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए और आप अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी तक जिस भाई बहन ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने भाई का सहयोग करें, एक शेयर कर दीजिए। इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह चीज़ पहुंच पाए और उन्हें भी लाभ मिल पाए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं राजनीतिक कारण का। किसका? राजनीतिक कारण का। कल हम लोग यहाँ तक क्लास का अपना अंत किए थे, जिसमें समझे थे कि 1917 ईस्वी में एक बोल्शेविक क्रांति होती है, जिसे बोल्शेविक क्रांति या फिर अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में आप लोग इस सब चीज़ को समझ जाइए। ठीक है, आज हम लोग राजनीतिक कारण का पढ़ने वाले थे। चलिए हम लोग देखते हैं। जार की निरंकुशता। जार कौन था बाबू? तो जार कौन था? जर्मनी का शासक था, जो कि कब वहाँ समाप्त हो गया? तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कब समाप्त हुआ? इसे 1917 में बोल्शेविक क्रांति यहाँ पे होगा। देखिए, हाँ यहाँ पे है 15 मार्च 1917 को जार निकोलस का क्या हुआ? राजगद्दी का त्याग करना पड़ा।
जब रूस की क्रांति हुई थी तो यही जार निकोलस है बाबू, ठीक है, जो निरंकुश था। इसका कारण हम लोग बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव को पढ़ रहे हैं कि क्रांति क्यों हुआ, क्या कारण था, उसका पहला कारण राजनीतिक हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे। क्रांति के पूर्व रूस में रोमानोव राजवंश था। यह क्या था? रोमानोव क्या था? राजवंश था। हम आपको कल बताएं कि ये राजवंश था जिसको राजतंत्र चलता था, ठीक है। रोमानोव राजवंश का शासन था। रूस के सम्राट के को जार कहा जाता था, ठीक है। रूस के जो सम्राट होते थे, जो राजा होते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि जार किसे कहा जाता था तो याद रखिएगा जार रूस के शासक को कहा जाता था। कोई समस्या? चलिए आगे हम लोग बात करें तो रूस का जार द्वितीय एक निरंकुश शासक था, ठीक है। वह दिन रात क्या करता था? चापलूसों और चाटुकारों के घिरा रहता था। मतलब चापलूसों या चाटुकार का मतलब होता है कि जो उसके क्या थे, उसके जो आसपास में रहते हैं, जिसको कह सकते हैं हम लोग अपने शब्दों में, तो क्या कहा जाता है उसको अपने शब्दों में? नहीं कहता है किसी व्यक्ति के पीछे आगे पीछे लगा हुआ कोई रहता है तो नहीं बोलता है कि तुम इसके चाटुकार बन गए हो, ठीक है। चमचा, हाँ चमचा कह सकते हैं हम एक शब्दों में। तो वही था, चाटुकारों और चापलूसों से घिरा हुआ रहता था, जिससे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। जार की पत्नी घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी और रासपुटिन नामक एक भ्रष्ट पादरी ने चंगुल में फंस गई थी। क्या था? राजा की जो पत्नी थी वह क्या थी? एक प्रतिक्रियावादी थी, बहुत ही मतलब अलग किस्म की थी, महिला थी। और वह किसके? एक पादरी था, ठीक है। पादरी किसे कहा जाता है बाबू? तो जो चर्च होता है ना, चर्च में जो फादर होते हैं उसे पादरी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके चक्कर में मतलब उन दोनों के बीच कुछ संबंध था। उस समय रासपुटिन की इच्छा ही कानून थी। वह नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा शासन के अन्य कार्य में हस्तक्षेप करता था। कौन करता था बाबू? तो जो रासपुटिन था, ठीक है ना, उसका ही क्या था? इच्छा में कानून था। मतलब राजतंत्र में क्या होता था? राजतंत्र हम आपको पढ़ाए हैं ना, सिविक्स में आप बहुत अच्छे से राजतंत्र आपको पढ़ाया गया है। तो राजतंत्र में क्या होता था? राजा का क्या ही राजा का जो शब्द है, राजा जो बोल दिया वही एक कानून बन जाता था, ठीक है। उसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता था। वही यहाँ पे बात समझाया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे है 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। हम आपको बताए थे कि 2 क्रांति हुई थी 1905 में, देखिए रूस की क्रांति हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो इसमें हम बताए थे कि 1905 में 1917 में 2 क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए कुछ भी हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, समझाने का पूरा तब प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि समझ पाएँ। नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर से प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे शब्दों में आपको समझा पाएँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए जल्दी से जल्दी स्लाइड ख़त्म करना यहाँ उद्देश्य नहीं है। चीज़ है कि यहाँ की आपको कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं हमारा उद्देश्य यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे को। चलिए 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह क्या हुआ? पराजित हुआ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि जो 1905 ईस्वी में जो युद्ध हुआ बाबू, इसमें क्या हुआ? तो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस क्या हुआ? हार गया। एक छोटे से देश जापान से रूस हार गया, जो कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश रूस है आज वर्तमान में भी। रूस की जनता ने जार को ही इस पराजय का क्या बना? उत्तरदायी माना। जो रूस की जो जनता थी उसने क्या किया? तो उस वहाँ के जनता जो थे वो अपने राजा जार को ही इस हार का कारण माना, ठीक है। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में लोगों का समूह रोटी दो का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मांगा? रोटी दो का नारा। साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेठ स्विट्जबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इन्हें निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया?
तो गोलियां बरसाई। देखिए यह रूस का कारण है। रूस का अगर आपसे कारण पूछ दे कि रूस में जो क्रांति हुई वह आपका क्या कारण था और इसका प्रभाव क्या था, तो हम कारण बता दिए आपको, राजनीतिक कारण था। इसका प्रभाव का अगर बात किया जाए तो इसका प्रभाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नारा अगर बोल दिया जाए कि रूस की क्रांति में नारे क्या दिए थे, तो नारा क्या दिया गया था बापू, रोटी दो का नारा दिया गया था। क्योंकि वहाँ पे बहुत भूखमरी, उस समय युद्ध के समय जो हो गया था ना, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, लोग अस्त व्यस्त थे, भूख से मर रहे थे गरीब जनता, समझ रहे हैं ना। और जब बताइए निहत्थे लोगों पर ये मतलब अपने अधिकार मांग रहे थे, अपने भूख से परेशान थे, गरीबी से परेशान थे, तो ये लोग, तो उसमें राजा का जो सैनिक था वो लोग क्या किए, तो इस पर निहत्थे बेचारे इतने सारे लोगों पर गोलियां बरसाई। तो ये सब कुछ ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यही बात है। इस जुलूस का नेतृत्व गेपोन नामक एक पादरी कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था बाबू, तो गेपोन नामक एक पादरी कर रहा था। कोई समस्या? हर जगह पे याद रखिएगा, जुलूस आंदोलन का नेतृत्व करता, आंदोलन क्यों हुआ, आंदोलन कब हुआ, आंदोलन किस वर्ष हुआ और कौन सा दिन, मतलब कौन से वह तिथि में हुआ, यह कुछ चीज़ याद रखिएगा ना। तो आपको अगर यह टॉपिक याद ना भी रहे तो मेरा विश्वास कीजिए आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो आपको याद है, तो आप कहानी बनाकर भी तो लिख सकते हैं। इतिहास क्या है, एक कहानी है, ठीक है। हजारों लोग मारे गए तथा इस नरसंहार से क्या हुआ, रूसी अस्त व्यस्त रह गया। जो रूस की जनताएं थी इस नरसंहार से क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, मतलब दुखी हो गया, बहुत हलचल मच गया, पूरा कोहराम मच गया, समझ रहे हैं ना। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को, 22 जनवरी 1905 या फिर 9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है, जो कि रविवार का दिन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा इस शब्द को। तो क्या हुआ, रविवार का दिन था। रूस के इतिहास में यह दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बोलेगा खूनी रविवार किसे कहा जाता है, या फिर पूछेगा खूनी रविवार कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 जनवरी या फिर 9 जनवरी के 1905 ईस्वी में यह खूनी रविवार हुआ था। क्यों हुआ था बच्चे, तो यहाँ के जनता क्या थी, अपने जार मतलब शासक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, रोटी दो का नारा लगा रही थी। इस लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोगों को हत्या की गई। इसे खूनी रविवार का नाम दिया गया है, क्योंकि इस दिन जो आंदोलन हो रहा था इस दिन रविवार था। कोई समस्या? रूस के इतिहास में यह दिन खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई, मतलब सनसनी होता है ना, सनसनी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसा फैल गया था। यह न्यूज़ फैलते ही सारे पूरे रूस में क्या हुआ, सनसनी फैल गया। इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी थी, ठीक है। इस जो क्रांति था, यह क्रांति में सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस क्रांति में सबसे ज़्यादा किस वर्ग के लोग थे, तो आप बताइएगा कि किसान वर्ग के लोग थे। अतः में सरकार झुक गई और 1905 ईस्वी में इस संस्था ड्यूम का गठन किया गया। एक संस्था का गठन किया बाबू, ड्यूमन, क्या किया गया, ड्यूम का गठन किया गया। परंतु 1906 ईस्वी में जैसे ही क्रांति कमज़ोर हुई, उसका क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया, ठीक है। हम आगे अगर बात करें तो बौद्धिक कारण, राजनीतिक कारण को हम लोग समझें, हम लोग क्या समझे, राजनीतिक कारण को समझें। उसके बाद हम लोग क्या समझें, फिर हम लोग समझे हैं क्रांति का प्रभाव समझे हैं, फिर हम लोग बौद्धिक कारण के ओर बढ़ते हैं। तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। क्या था बाबू, साम्यवादी कौन था, तो प्लेखानोव था। उसने 1858 ईस्वी में, कब है, 1858 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना की। रशियन, रूस को रशिया कहते हैं, तो रूस में
क्या हुआ, रूस में एक पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। याद रखिएगा, इन सभी पार्टी का नाम पूछा जाता है, इस पार्टी का लीडर का नाम पूछा जाता है, इस पार्टी का कब स्थापना हुआ यह पूछा जाता ही है। तो ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा। 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुसाधन के मुद्दे पर पार्टी में क्या हुआ, फूट पड़ गया। क्या पड़ गया बाबू, फूट पड़ गया, मतलब दरार, टकराव पैदा हो गई। क्यों, साधन और अनुसाधन दो मुद्दों पर। परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक दल और अल्प मत वाला दल मेनशेविक दल कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया बाबू, जो बहुमत, जिसे बहुमत प्राप्त हुई थी वो बोल्शेविक कहलाया, और जिसको अल्पमत मतलब जो विजयी नहीं हो पाया था, हार गई थी, उसको मेनशेविक कहलाया। दो पार्टी बनी थी, एक ही पार्टी थे, रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। इसका विभाजन 1903 में दो पार्टियां में विभाजित हो गई। ठीक है, कुछ विचारधारा ना मिलने के कारण। यही बोल्शेविक क्रांति है, यही बोल्शेविक दल है जिसने बोल्शेविक क्रांति का क्या किया, कह सकते हैं एक नेतृत्व किया, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कह रहे हैं, अक्टूबर क्रांति कह रहे हैं, फ्रांस की क्रांति हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब है मार्च की क्रांति। थोड़ा सा यहाँ पे आप इस चीज़ को मिटा दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है, टाइप करने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, तो मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह डेट तिथि दिया गया है। ठीक है, 22 फरवरी 1971, वर्तमान में यह 7 बात की जा रही है, तो 7 मार्च 1917 की बात हो रही है, लेकिन अगर पुराने कैलेंडर की हम लोग बात करें तो ये उस समय 22 फरवरी 1917 था। ठीक है, तो याद रखिएगा। पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। क्या निकाला बच्चे, तो रूस में पेट्रोग्राड एक स्थान का नाम था। इस सड़क पर किसान ने, मजदूरों ने क्या मिलकर निकाला, जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो, युद्ध बंद करो, अत्याचार शासन का नाश हो, ऐसा कुछ नारा दिया। हम लोग पहले ही पढ़े ना, रोटी दो का नारा दिया गया था तथा युद्ध बंद करो। क्या हुआ था, रूस क्या हुआ था, तो जापान से युद्ध हार गया था ना, जापान से युद्ध हार गया था, तो यही नारा दे रहा गया था कि रोटी दो, युद्ध बंद करो, अत्याचारी शासन का नाश करो। अत्याचारी शासन कौन था, शासक वो था जो था जार निकोलस, वो एक निरंकुश शासक था, उसी के बारे में, उसी के खिलाफ यह नारा दिया गया, यह आंदोलन निकाला गया। ठीक है, इत्यादि नारों से विशाल प्रदर्शन किया गया। जार ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यह कहीं का रूल नहीं है, यह बहुत ही निरंकुश, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था कह सकते हैं हम, और यह अत्याचारी एक फैसला था। किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों के खिलाफ उसको नारा कर देने का, उसको आंदोलन करने का, उसको जुलूस निकालने का पूर्णतः आज़ादी है। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या किया, यहाँ के जार जो निकोलस था राजा, उसने सभी जनता पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, परंतु सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाध्य होकर सरकार ने सैनिक के हथियार छीन लिए। ठीक है, इससे सेना में भी विद्रोह हो गया। सेना ने क्या किया कि लोगों पे गोली चलाने के लिए जब सरकार ने आदेश दे दिया तो सेना ने क्या किया, मना कर दिया। देखिए आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, सेना ने मना कर दिया। तो सेना ने जब मना कर दिया तो राजा ने गुस्सा कर क्या किया, वो अपने शस्त्र, अब ये भाई राजा के ही ना जो शस्त्र हैं सैनिक के पास, ये तो राजा के ही होंगे, तो राजा ने अपने शस्त्र का क्या लिया, ले लिया वापस। इससे क्या हो गया, तो सेना में भी विद्रोह फैल गया। समझिएगा, थोड़ा आराम से समझिएगा, सब कुछ समझा रहे हैं, कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं हम। जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा क्या था, एक स्थान था जहाँ के लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। यहाँ पे हमको बताएं, आपको भंग कर दिया। परिस्थितियाँ अनियंत्रित हो गई। क्या हो गई, परिस्थितियाँ अनियंत्रित, मतलब ज़्यादा लोग अनियंत्रित हो गए, मतलब गुस्सा में ज़्यादा लोग भड़क उठे।
क्योंकि भाई यहाँ जनता तो गुस्साए थी ही, साथ में अब सैनिक भी गुस्सा गए, सैनिक भी विद्रोह कर दिए, तो थोड़ा सा परिस्थिति अनियंत्रित तो हो जाएगा। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी से क्या कर दिया, त्याग दे दिया। फरवरी से रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी। ठीक है, अभी हम पिछले स्लाइड में आपको बताएं ना कि अगर पुराने हम लोग कैलेंडर से देखें तो फरवरी में घटना हुआ था, ठीक है। अगर नए आधुनिक कैलेंडर की बात करें तो मार्च की घटना है। तो याद रखिए, ये सब कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह रूस पर क्या हुआ, रोमानो वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। फलतः यह सरकार गिर गई और केरेस्की के नेतृत्व में एक उदारवादी सरकार का गठन हुआ। पूछ देगा आपसे कि जब जार निकोलस का अंत हुआ रूस में रूसी क्रांति के अंतर्गत, तो फिर वहाँ पे कौन शासक आए, तो याद रखिएगा वहाँ पे केरेस्की शासक आए। केरेस्की नामक एक शासक आया जिसके नेतृत्व में चलाया गया। चलिए आगे हम लोग अगर अपना टॉपिक की ओर बात करें तो आगे हम लोग समझते हैं, वह है इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर क्या हुआ था, लेनिन, जो कि यह व्यक्ति, इन्हीं का नाम है लेनिन। लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आगमन हुआ। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी। तो आपको बताया था जब मार्च 1917 में क्रांति हुई थी तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वो यही व्यक्ति थे, ठीक है। रूस की स्थिति को देखकर वह क्या हुए, क्षुब्ध हो गए, मतलब थोड़ा दुखी थे। उसने कहा कि रूसी क्रांति पूरी करने के लिए अभी एक और क्रांति की आवश्यकता है। किसने कहा, तो ये लेनिन ने कहा कि रूसी क्रांति को अभी पूरी करने के लिए एक क्रांति की और आवश्यकता है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या, यहाँ पे देखिए, अप्रैल थीसिस, भूमि, शांति और रोटी। इसमें क्या मांग की गई, तो इसमें मांग की गई भूमि व शांति और रोटी। मतलब हमें रहने के लिए भूमि चाहिए, हमें हमारे देश में शांति चाहिए और हमारे लिए रोटी चाहिए, मतलब हमें रोजगार भी चाहिए, ठीक है। उसने सहयोगी ट्रास्टकी की सहायता से मजदूर को एकजुट करना आरंभ किया। सेना और जनता ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि आपको अभी पता है पिछले स्लाइड में कि सेना ने भी राजा का विद्रोह कर दिया था, ठीक है, और क्रांति में सेना ने भी भाग ले लिया था। इसलिए इस लेनिन का क्या हुआ, सहयोग किया। किसने किया बाबू, तो ट्रास्की, और किसने किया, तो किसने किया, सेना ने किया। क्या किया, तो मजदूरों को एकजुट करने के लिए सहयोग किया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, अगर पुराने कैलेंडर की बात करें हम लोग, पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 25 अक्टूबर को यह 1917 की बात हो, तो प्लीज़ अगर आपसे क्या हो जाए, आपसे अगर क्वेश्चन में 7 नवंबर दे दिया जाए या फिर 25 अक्टूबर दे दिया जाए 1917, तो प्लीज़ कन्फ्यूजन मत होइएगा। 25 अक्टूबर क्या है, तो रूसी के पुराने कैलेंडर के हिसाब से है, और 7 नवंबर रूस के वर्तमान कैलेंडर, नए कैलेंडर के हिसाब से है यह डेट, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक दल ने बलपूर्वक रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया बच्चे, तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो बोल्शेविक दल की तरफ से लेनिन ने नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, तो ये बलपूर्वक मतलब शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया, तो रेलवे स्टेशन पे, बैंक में, डाकघर में, टेलीफोन केंद्र पे, और कहाँ, तो कचहरी का तात्पर्य होता है कोर्ट, ब्लॉक, ये सब पे क्या कर लिए, अधिकार कर लिए। करेंसी
जो केरेंसी था उस समय सत्ता पे बैठा था, केरेंस्की, यह घबरा कर रूस छोड़कर भाग गया। क्या हुआ बच्चे? जो केरेंस्की था, चार्ल्स निकोलस के बाद जो शासक बना था रूस का, केरेंस्की, यह घबराकर सत्ता छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति जिसे हम कह सकते हैं, यह संपन्न हुई। क्या हुई? यह संपन्न हुई, मतलब समाप्त हुई। सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में हो गई? तो बोल्शेविक के हाथ में आ गई। जिसका अध्यक्ष कौन थे बच्चे? तो जिसका अध्यक्ष लेनिन थे। कोई समस्या? हम सब कुछ आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम अपने किसी गलती को सुधार सकें। ठीक है, आगे चलिए। तथा ट्रॉट्स्की इस सरकार का विदेश मंत्री बने, जिन्होंने क्या किया था? लेनिन का सहयोग किया था ना ट्रॉट्स्की। इन्होंने क्या किया था? लेनिन को जनता के एकजुट करने में सहयोग किया था, तो इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस प्रकार रूस का नवनिर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार रूस का क्या हुआ? नवनिर्माण हुआ, और पुराने जो राजतंत्र चल रहे थे उनका समाप्त किया गया। समझ गए रूस की क्रांति? कोई समस्या? अब हम लोग लेनिन का अगर कार्य की बात करें तो लेनिन का कार्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लेनिन के मुख्य बिंदु के हम लोग चर्चा करेंगे, इनके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे अपने क्लास का अंत करते हैं। ठीक है, लेनिन के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कल का लेक्चर होने वाला है, जिनके बारे में समझेंगे। एक महान व्यक्ति थे, कह सकते हैं कि फ्रांस के उद्धार में रूस के उद्धार में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी चुके हैं। इन विचार के बारे में, इन व्यक्तित्व के बारे में हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक आप सभी को अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई समस्या है तो हमें बताइए, ताकि हम इस चीज़ का क्या कर सके? बदलाव कर सके, इस चीज़ में परिवर्तन कर सके, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर शब्दों में समझाने का प्रयास कर सकें। मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टाइम चाहे जितना भी लगे एक टॉपिक को समझाने में। हम यही सोचते हैं कि एक एक चीज़ आपको क्या करें, समझा सकें। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं ना, मेरा उद्देश्य है कि किसी भी चीज़ को याद नहीं करना चाहिए। याद करने से क्या होगा कि आपका कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि आपका वो याद साथ छोड़ दे क्लासरूम में, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। लेकिन किसी टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो तो ये आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा। उस टॉपिक को अगर आप समझे हुए हो और पिछले चीज़ों को, पिछले बातों को अगर आप याद करते हो, मान कर चलो आप मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आप अगर याद करते हो, तो यकीन मानिए आपको सब कुछ फिर से याद आ जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। यह मेरा उद्देश्य है, या मेरा कह सकते हैं विचार है, या कुछ भी, लेकिन मेरा यही सिद्धांत है। इसलिए हम थोड़ा धीरे चलते हैं। हाँ, कोई समस्या है बच्चे को तो बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और स्पीड कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर समझने से अच्छा है कि थोड़ा शॉर्ट समझे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर समझे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम बार बार बोलते हैं, आपका क्लास रेगुलर यहाँ चलता है। जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं करवाया जाए, हम नियंत्रण आपका लिए हमेशा डेली क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, तो सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे आपका क्लास होता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और वैसे जो भी बच्चे हैं जो इस क्लासेस से वंचित हैं, उन बच्चों तक इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनके पास एक वास्तविक में सच में नॉलेज हो सके। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कोई समस्या होगा तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और पढ़ते रहिएगा, ऐसा ना कि आप लोग छोड़ दीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजात, यही वाला बात है कि जितना आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, कंटेंट में सुधार होगा, और आपको उस टॉपिक में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा वो टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कल चैप्टर पढ़ेंगे। आज यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, बाय।